मैं सोचने लगा कि क्या सचमुच यहोवा ग्रह पर केवल महिलाओं का ही वास था, जैसे कि वे सब अंतरिक्ष की अमेज़न थीं। मुझे अपनी कल्पना पर हंसी आ गई। मुझे हमेशा से ही पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का संग अधिक रुचिकर लगता था, इसलिए ये विचार मुझे और भी सुखद लगा। मैंने ताऊ से सीधे प्रश्न किया, क्या आप ऐसे ग्रह से हैं जहाँ केवल महिलाएं ही निवास करती हैं? उसने मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देखा, फिर उसका चेहरा आनंद से चमकने लगा। मुझे कुछ चिंता होने लगी। क्या मैंने कुछ मूर्खतापूर्ण बात कह दी थी? उसने मेरा कंधा पकड़ा और मुझसे अपने पीछे चलने के लिए कहा। हम कंट्रोल रूम से बाहर आ गए और तुरंत एक हालिस नामक छोटे से कक्ष में प्रवेश कर गए, जहाँ का माहौल काफ़ी आरामदायक था। ताऊ ने मुझे समझाया कि उस कक्ष में हमें कोई व्यवधान नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि उस कक्ष में रहने वाले व्यक्तियों को अपनी निजी स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। उस कक्ष में रखी बहुत सी आरामदेह कुर्सियों में से एक में उसने मुझे बैठने का आमंत्रण दिया। कुछ आसन पलंग जैसे थे, तो कुछ हत्थेदार आराम कुर्सियों जैसे, कुछ हैमॉक यानी झूले जैसे थे, तो कुछ ऊंचे स्टूल जैसे थे जिनकी पीठ को ऊपर नीचे किया जा सकता था। अगर उनमें से एक मेरी ज़रूरत के अनुसार नहीं होता तो मुझे खुशी नहीं होती। एक आराम कुर्सी जैसी सीट में अच्छी तरह से ताऊ के ठीक सामने जम जाने के बाद मैंने देखा कि फिर से एक बार उसका चेहरा गंभीर हो गया था। उसने बोलना शुरू किया, मिशेल, इस विमान पर कोई भी स्त्री नहीं है। अगर उसने मुझसे ये कहा होता कि मैं किसी अंतरिक्ष विमान में ना होकर ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में था, तो भी मैं उस पर अधिक सहजता से विश्वास कर सकता था। मेरे चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति देखकर वो आगे बोली, ना, वे सब पुरुष ही हैं। ये सुनकर मेरा भ्रम और भी अधिक पूर्ण हो गया। लेकिन मेरी जुबान लड़खड़ाई, आप क्या केवल रोबो हैं? नहीं, मेरे विचार से आपने गलत समझा है। यहाँ मिशेल, हम सब उभयलिंगी हैं, हर्माफ्रोडाइट। आप जानते हैं ना हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? मैंने सिर हिलाया बड़े भ्रम की स्थिति में और फिर पूछा, क्या आपका सारा का सारा ग्रह हर्माफ्रोडाइट व्यक्तियों से भरा है? हाँ, पर फिर भी आपका चेहरा और हाव भाव स्त्रियों से कहीं अधिक मिलते जुलते हैं बजाय पुरुषों के। बेशक ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास कीजिए कि हम सभी स्त्रियां नहीं हैं, बल्कि उभयलिंगी व्यक्ति हैं। हमारी प्रजाति शुरू से ऐसी ही थी। मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह सब बहुत ही भ्रामक था। मेरे लिए यह स्वीकार करना कि आप सब स्त्रियां न होकर पुरुष हैं बहुत ही कठिन है, क्योंकि आपके साथ होने के क्षण से ही मैं आपको स्त्री समझ रहा था। मेरे प्रिय मित्र, आपको कुछ भी कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। हम वही हैं जो हम हैं, ऐसे मनुष्य जो एक अन्य ग्रह पर निवास करते हैं, जो आपके ग्रह से बिल्कुल अलग प्रकार का है। मैं समझ सकती हूँ कि आप हम दोनों में से किसी एक लिंग का समझना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने को पृथ्वीवासी या एक फ्रेंच व्यक्ति समझते हैं। शायद एक बार आप नपुंसक लिंग का भी प्रयोग करते हुए हमें उस श्रेणी में रखकर सोच सकते हैं। मुझे उसके इस प्रस्ताव पर मुस्कान आई, पर मैं फिर भी बहुत भ्रमित सा महसूस करता रहा। कुछ ही क्षण पहले मैं अपने को विश्वास दिला रहा था कि मैं अमेजनों के बीच था। लेकिन फिर किस प्रकार से आपकी जाति में प्रजनन होता है? मैंने पूछा। क्या कोई हर्माफ्रोडाइट व्यक्ति प्रजनन कर सकता है? बेशक हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक जैसे कि आप पृथ्वी पर करते हैं। केवल इतना ही अंतर है कि हम गंभीरता से जन्म दर पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन वो एक अलग कहानी है। समय आने पर आप उसे समझ जाएंगे। फिलहाल हमें और लोगों से मिलना है। हम कंट्रोल पोस्ट पर लौट आए और तब मैंने देखा कि मैं एक नई दृष्टि से उन सब अंतरिक्ष यात्रियों को देख रहा था। एक की ठोड़ी को ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि वह पहले से अधिक पुरुषोचित लग रही थी। किसी दूसरे की नाक अधिक पुरुषोचित थी और कुछ की केश सज्जा पुरुषोचित थी। मुझे महसूस हुआ कि हम लोगों को वैसा ही देख पाते हैं जैसा हम उनके विषय में सोचते हैं, ना कि जैसे वे वास्तव में होते हैं। उनके बीच थोड़ा कम लज्जित अनुभव करने के लिए मैंने अपने लिए एक नियम बना लिया। मैंने उन्हें स्त्री मान लिया था, क्योंकि वे सब पुरुषों की तुलना में अधिक स्त्रियों जैसे लग रहे थे। इसलिए मैं उनके विषय में यही सोचूंगा कि वे सब महिलाएं ही हैं, और फिर देखूंगा कि आगे क्या होता है। मैं जहाँ था वहाँ से सेंट्रल पैनल पर हमारे मार्ग में आ रहे तारों की गतिविधियाँ दिख रही थीं। कभी कभी जब हम उनके अधिक निकट से गुजरते थे तो वे अधिक विशाल और जगमगाते से लगते थे, जिससे आंखें चौंधिया जाती थीं। शायद हम उनसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे। कभी कभी हमें अनदेखे रंगों के ग्रह भी दिख रहे थे। मुझे याद आ रहा है कि एक तो बिल्कुल एमरल्ड जैसे हरे रंग का था, इतना पवित्र कि मैं हैरान रह गया। वो किसी विशाल आभूषण जैसा लग रहा था। ताऊ वहाँ पहुँच गई और मुझे स्क्रीन के निचले स्थान पर दिखने वाले एक तेज़ प्रकाश की पट्टी के विषय में पूछने का अवसर मिल गया।
ये प्रकाश करोड़ों नन्हे स्फुलिंगों से बना था। ये हमारी एंटी मैटर बंदूकों से, जैसा आप पृथ्वी पर कहते हैं, निकलते हैं और वास्तव में विस्फोटक हैं। जिस गति से हम यात्रा कर रहे हैं उस गति पर यदि कोई छोटे से छोटा उल्कापिंड भी टकरा गया तो हमारा यह अंतरिक्ष विमान नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम बहुत अधिक दबाव पर विशेष प्रकार की धूल को विशेष प्रकार के कक्षों में संभाल कर रखते हैं और इस धूल को एंटी मैटर बंदूकों में रखते हैं। हमारा विमान एक प्रकार का कॉस्मोट्रॉन कहा जा सकता है, जो एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स यानी अति त्वरित कणों के फव्वारे निकालता रहता है, जिससे अंतरिक्ष में बहुत दूर और विमान के आसपास आने वाली अति सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक इरेंट बॉडीज़ को भी तोड़ा जा सकता है, खंडित किया जा सकता है। इस कारण से ही हम इतनी अधिक गति से अंतरिक्ष में उड़ पाते हैं। अपने विमान के आसपास हम अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। कृपया इतनी जल्दी ना करें ताओ। जैसा कि आप जानती हैं, मेरी कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं है और यदि आप कॉस्मोट्रॉन और एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स की बात करेंगी तो आप मुझे खो बैठेंगी। मैं सिद्धांत को समझता हूँ जो कि निश्चित रूप से बहुत ही रोचक हैं, लेकिन मैं तकनीकी शब्दावली को समझने में उतना अच्छा नहीं हूँ। क्या आप इन सब की जगह मुझे ये सब बता सकती हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाले ग्रहगण इतने रंग बिरंगे क्यों दिख रहे हैं? कभी कभी अपने वातावरण के कारण और कभी कभी उनके आसपास जो गैसें होती हैं उनके कारण। क्या आप स्क्रीन में दाहिनी तरफ एक रंग बिरंगा दुमदार बिंदु देख रहे हैं? वह चीज़ बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रही थी। क्षण क्षण हम उसे और बेहतर तरीके से देख रहे थे। हम लोग इससे कितनी दूरी पर हैं? उसने कंप्यूटर पर नज़र डाली। 41,50,000 किलोमीटर। ताओ, मैंने कहा, आप अरबी भाषा की संख्या का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं? जब आप बात कर रही थी तब लग रहा था कि ये लगातार विस्फोटित हो रहा था और रूप बदल रहा था, जिससे इसकी रंग वर्णन की पहुंच से कहीं आगे की सुंदरता दिखा रहे थे। मैंने ताओ की ओर देखा। ये एक कॉमेट यानी पुच्छल तारा है, उसने कहा। ये अपने सूर्य के चारों तरफ करीब पृथ्वी के 55 सालों में एक परिक्रमा पूरी करता है। किलोमीटर? क्या आप मेरे लिए अनुवाद करके कह रही हैं या वास्तव में आप भी इस इकाई का प्रयोग करते हैं? नहीं, हम लोग काटो और टाकी में गिनते हैं। हम उन इकाइयों और संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं जिन्हें आप अरबी के नाम से जानते हैं, इसलिए क्योंकि यह वास्तव में मूल रूप से हमारी ही है जिसे हमने पृथ्वी पर पहुंचाया था। क्या? कृपया विस्तार से समझाइए। मिशेल, यहोवा पहुंचने में हमें काफ़ी घंटे लगेंगे। संभवतः यह सबसे उत्तम समय है जब आपको कुछ विषयों की जानकारी दी जाए। यदि आप बुरा न माने तो हम वापस हालिस में चलते हैं जहां हम पहले थे। मैं ताओ के पीछे चल दिया, पहले से भी कहीं अधिक जिज्ञासा के साथ।